गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग वायुमंडल के एक काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर उष्णकटिबंधीय चक्रवात इसके बारे में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर है क्योंकि यहाँ से लगभग हर परीक्षा में यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। जैसे यूजीसी नेट का हुआ या असिस्टेंट प्रोफेसर क्या हुआ या फिर टीजीटी पीजीटी में हमेशा क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। ठीक है, जो ऑप्शनल पेपर है उसमें तो ज़्यादातर कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं, लेकिन जो सामान्य अध्ययन होता है वहाँ पे लगभग ज़्यादातर फैक्चुअल क्वेश्चन बनते हैं वहाँ पे। ठीक है, तो ये सामान्य अध्ययन के लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण है और ऑप्शनल पेपर के लिए तो है ही। ठीक है, तो हम लोग इस भाग में उष्णकटिबंधीय भाग में देखेंगे कि उष्णकटिबंधीय चक्रवात होता क्या है, इसकी विशेषता क्या होती है और इसके लिए कौन कौन सी आवश्यक दशाएँ होती हैं, और इसके अतिरिक्त इसका जो मौसमी दशा होता है या मौसमी जो प्रभाव होता है उसको हम लोग देखेंगे कि क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि चक्रवात होता क्या है। तो वास्तव में चक्रवात को हम लोग दो भागों में बांटे हैं, एक शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात और दूसरा उष्णकटिबंधीय चक्रवात। तो यहाँ पे हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के बारे में डिस्कस करेंगे। हालांकि उष्णकटिबंधीय चक्रवात जबकि केवल अयनवर्ती क्षेत्रों में ही इसका उत्पत्ति होती है, जबकि जो शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात होता है वो मध्य अक्षांशीय क्षेत्रों की विशेषता है या वहाँ पे उत्पन्न होता है। तो हम लोग यहाँ पे उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के बारे में डिस्कस करेंगे। ये दोनों में काफ़ी डिफरेंट होता है, उष्णकटिबंधीय चक्रवात और शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात में। ठीक है, तो यहाँ से काफ़ी ये इम्पोर्टेंट है, इसको थोड़ा सा धैर्यपूर्वक इसको ध्यान दीजिएगा क्या कि थोड़ा सा भी मिस्टेक होगा तो काफ़ी नुकसान हो सकता है, क्योंकि एक बार जैसे दिमाग में कंसेप्ट बन जाता है वो कंसेप्ट हमेशा वही बना रहता है। तो इसको धैर्यपूर्वक देखना है और ध्यान से देखना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि उष्णकटिबंधीय चक्रवात होता क्या है। तो उष्णकटिबंधीय चक्रवात वास्तव में एक निम्न दाब का केंद्र होता है जो कि समदाब रेखाओं द्वारा घिरा हुआ होता है। ठीक है, ये निम्न दाब का केंद्र है जिसको जो समदाब रेखाएं हैं ये धीरे धीरे केंद्र से बाहर की तरफ बढ़ने पर समदाब रेखाओं का जो दाब होता है वो बढ़ते जाता है। ठीक है, तो ये समदाब रेखाओं द्वारा घिरा होता है। इसका जो संचलन इसमें बीच में चक्राकार मार्ग में ये चलता है, या जो उत्तरी गोलार्ध होता है उसमें एंटी क्लॉकवाइज चलता है। इसमें जो हवा का संचलन होता है उसमें वायु का जो चलन गति होती है वो एंटी क्लॉकवाइज होती है उत्तरी गोलार्ध में, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में क्लॉकवाइज होती है। ठीक है, इसका ठीक विपरीत हो जाता है, यहाँ से इस टाइप से हवाएं बाहर की तरफ नहीं चलते हैं। ठीक है, तो ये बीच में जैसे जितना दाब प्रवणता ज़्यादा होगा उतना हवाओं की गति ज़्यादा होगी और बाहर की तरफ से अंदर की तरफ हवाएं चलती हैं यहाँ पर। ठीक है, तो ये रहा समदाब रेखाओं से निम्न दाब का जो केंद्र होता है और कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच में ही संचलन होता है, क्योंकि ये इसकी उत्पत्ति होती है तापमान पर ही आधारित होते हैं और तापमान ज़्यादातर अयनवर्ती क्षेत्रों में ही ज़्यादा तापमान मिलता है। अब विशेष रूप से ये जो चक्रवात की उत्पत्ति होती है सागरों में ही होती है, क्योंकि सागरों से ही वहाँ पे जल वाष्प की मात्रा में लेती हैं या आर्द्रता लेती हैं। ठीक है, वही इसका एनर्जी का काम करता है। तो उत्पन्न लगभग सागरीय भागों पर ही होता है, वो भी तापमान जिसमें ज़्यादा तापमान हो जाता है। वह तापमान के लिए कम से कम 27 डिग्री टेम्परेचर से अधिक होना चाहिए। ठीक है, तो इसकी जो विशेषता होगी हम लोग देखते हैं कि इसकी विशेषता क्या क्या होती है। तो ये वृत्ताकार समदाब रेखाओं द्वारा घिरी होती है, बीच में लो प्रेशर होता है, दाब प्रवणता काफ़ी ज़्यादा होता है। जैसे कि अभी डिस्कस कर रहे थे, जितना दाब प्रवणता ज़्यादा होगा उसका हवाओं का गति होगा उतना ज़्यादा होगा। ठीक है, तो इसका गति जो भी बीच में होता है 120 से 200 किलोमीटर प्रति आवर की गति से इसमें हवाएं चलती हैं। ठीक है, ये जो इसका व्यास होता है लगभग 80 से 300 किलोमीटर तक होता है ये व्यास, ये पूरा। ठीक है, व्यास मतलब कितना दूरी क्षेत्र में रह के ये चलता है। इसका व्यास कभी कभी और ज़्यादा हो जाता है, लगभग 800 किलोमीटर तक भी हो जाता है। ठीक है, सामान्य इसका जो व्यास होता है 80 से 300 किलोमीटर तक ही होता है। ठीक है, इसकी ऊंचाई होती है 10 से 15 किलोमीटर तक होती है। ये क्षोभ मंडल के नीचे ही इसका संचलन होता है। ठीक है, क्षोभ मंडल के ऊपर नहीं जाता है, जैसे हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं क्षोभ मंडल से क्षोभ माने ये समताप मंडल ऊपर है, नीचे क्षोभ मंडल है, तो ट्रोपोपास के नीचे ही इसका संचलन होता है। गति इसकी 30 किलोमीटर होते हैं। 30 किलोमीटर की ये पूरा जो शिफ्ट होता है ये आगे पश्चिम से सामान्यतः पश्चिम के से पूरब की तरफ ये चलता है। ठीक है, इसका हर क्षेत्र में अलग अलग संचलन होता है, कहीं पश्चिम से पूरब ही चलते हैं, कहीं पूरब से पश्चिम चलते हैं। ठीक है, सामान्य दशा में ये व्यापारिक हवाओं के साथ पूरब से पश्चिम
पश्चिम से पूर्व दिशा में ही चलती है। ठीक है, तो इसका संचालन लगभग 30 किलोमीटर आसपास होता है, लेकिन कुछ सुपर जो साइक्लोन होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा तीव्र चलते हैं। जैसे हरिकेन है, इसका गति होती है 120 किलोमीटर प्रति आवर होता है, जबकि टॉर्नेडो होता है और भी इसके ज़्यादा गति होती है, उसका लगभग 200 किलोमीटर प्रति घंटे की वेग से चलता है। ठीक है, तो सामान्य इसके जो होता है गति 30 किलोमीटर होता है, लेकिन सुपरसोनिक में और भी सुपर साइक्लोन होते हैं उसमें ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, इसके जैसे कि मार्ग पूर्व से पश्चिम होते हैं, पूर्व से पश्चिम अर्थात मार्ग इसका पूर्व से पश्चिम अर्थात ये व्यापारिक हवाओं के साथ चलते हैं। ये नॉर्थ मतलब उत्तरी गोलार्ध में एंटी क्लॉकवाइज और दक्षिणी गोलार्ध में क्लॉकवाइज इसका संचालन होते हैं। जैसे कि इसका संचालन अभी देख रहे थे, ये एंटी क्लॉकवाइज है, और जो दक्षिणी गोलार्ध होता है तो इसमें हवाएं इस ढंग से चलती, बाहर से अंदर की तरफ चलती है। ठीक है, यही से चलती है हवाएं। इसमें ये जो इसकी उत्पत्ति होती है सामान्यतः ग्रीष्म काल के अंत में होते हैं, सितंबर अक्टूबर महीने में भी होती है, लेकिन कई स्थानों पर अलग अलग समय में भी इसकी उत्पत्ति होती है। ठीक है, तो ये सामान्यतः ये ग्रीष्म काल के अंत में होता है, जिसका जीवन काल मुश्किल से 4 से 5 दिन का होता है। ठीक है, इसके बाद ये धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। जैसे कि अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि जलीय भाग पे या सागरीय भाग पर ये उत्पत्ति होती है और धीरे धीरे महाद्वीपों की तरफ बढ़ते हैं, और महाद्वीपों के तट तक आते आते धीरे धीरे अंतर तक जाते जाते ये काफ़ी क्षीण हो जाते हैं, जिससे स्थल भाग पे क्षीण हो जाते हैं और भीतर नहीं जा पाते हैं। इसीलिए हम लोग देखे होंगे कि जितना भी ये चक्रवात आता है तटीय क्षेत्रों को ही प्रभावित करता है, महाद्वीप के अंदर तक नहीं जा पाता है। ठीक है, तो ये स्थल भाग पे ही क्षीण हो जाता है। और जैसे कि अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि इसका जो एनर्जी होता है जलवाष्प के द्वारा ही मिलता है, क्योंकि तापमान सागरों का तापमान काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, वहीं लो प्रेशर बन जाता है, और वहाँ से आर्द्रता जो हवा द्वारा आर्द्रता लेकर के और इसका उत्पत्ति होती है। ठीक है, तो उसी कारण से वो अन्यवर्ती क्षेत्रों में ही इसका विकास होता है। अब देखते हैं कि इसके लिए आवश्यक दशाएं क्या क्या होती हैं। आवश्यक दशाओं में ये जैसे गर्म और विशाल सागर होने, जैसे अभी हम डिस्कस कर रहे थे कि इसके लिए तापमान काफ़ी ज़्यादा होता है, वो भी सागरों का तापमान ज़्यादा हो जाएगा तो वहाँ से निम्न दाब का केंद्र बनेगा, और आसपास के जो क्षेत्र होता है कम तापमान उसका कम रहेगा उसके अपेक्षा, तो बाहर से अंदर की तरफ हवाएं हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ हवाएं जब चलेगी तो एक चक्राकार मार्ग में चलेगी और चक्रवात का निर्माण हो जाता है। ठीक है, और जो जल होगा वहाँ का सागरीय भाग उसका जो तापमान होगा वहाँ का 27 डिग्री टेम्परेचर से 27 डिग्री सेंटीग्रेड से तापमान अधिक ही होना चाहिए। ठीक है, और गहराई उसका तापमान का जो जल भाग का गहराई होना चाहिए 60 से 70 मीटर से अधिक ही होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि यदि ज़्यादा क्षेत्र में यदि गर्म नहीं होगा या ज़्यादा गहराई तक गर्म नहीं होगा तो चक्रवात छीड़ पड़ जाएगा। ठीक है, तो इसलिए गहराई इतना ज़्यादा होना चाहिए। इसके साथ साथ जलवाष्प अधिक होना चाहिए, जो कि बताया कि अभी एनर्जी उसी के लिए होता है, आर्द्रता जितना ज़्यादा आर्द्रता रहेगा एनर्जी का काम करेगा, इसलिए जलवाष्प की मात्रा भी ज़्यादा होना चाहिए। वायु कर्तन वहाँ पे अनुपस्थित होना चाहिए, अर्थात वहाँ पे अन्य हवाओं का वहाँ पर संचलन नहीं हो पाएगा, नहीं तो वो चक्रवात का निर्माण नहीं हो पाएगा वहाँ पे। ठीक है, तो वायु कर्तन वहाँ पे अनुपस्थिति होनी चाहिए। उसके बाद वायु का अपसरण अधिक होना चाहिए, जो हवाएं होती हैं काफ़ी वहाँ पे तापमान ज़्यादा होगा तो अपसरण मतलब ऊपर की तरफ उठना चाहिए, तो उठेगा तभी ज़्यादा चक्रवात का निर्माण हो पाएगा या चक्राकार मार्ग पकड़ पाएगा। ठीक है, और कोरियालिस बल की उपस्थिति होनी चाहिए। कोरियालिस बल यदि रहेगा तभी ये चक्राकार मार्ग में चलेगा या चक्राकार स्थिति इसकी चक्रवात की उत्पत्ति हो पाएगी। ठीक है, जहाँ पे चक्रवात वो कोरियालिस वर्ष नहीं होता है वहाँ पे इसकी अनुपस्थिति होती है। जैसे कि हम लोग जो विषुवतरेखी क्षेत्र होता है या 0 डिग्री के आसपास होता है, 0 डिग्री से 5 डिग्री या 8 डिग्री तक ये वहाँ पे अनुपस्थित रहता है, क्योंकि वहाँ पे कोरियालिस वर्ष 0 हो जाता है। 0 हो जाता है तो ये वहाँ पे जो चक्राकार मार्ग होता है या चक्रीय जो स्वरूप होता है इसका वो नहीं बन पाता है। ठीक है, तो वहाँ पे इसलिए जो 0 डिग्री से लेकर के दोनों गोलार्धों में 0 डिग्री से लगभग 5 या 8 डिग्री तक ये वहाँ पे चक्रवात अनुपस्थित रहते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पे कोरियालिस वर्ष का होना आवश्यक है इसके लिए। अब देखते हैं इसके जीवन चक्र होते हैं। जीवन चक्र को 4 भागों में हम लोग डिवाइड किए हैं, जो कि शैशवावस्था, पूर्व प्रौढ़ावस्था और विघटन की स्थिति होती है। जो शैशवावस्था होता है वहाँ पे धीरे धीरे तापमान, जैसे सागर का तापमान है, धीरे धीरे बढ़ता है
और निम्न दाब का केंद्र वहाँ पे बनने लगता है। जब निम्न दाब का केंद्र बनने लगता है तो धीरे धीरे बाहर की तरफ से अंदर की तरफ हवाएं झपटने का प्रयास करती हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे जो समदाब रेखाएं काफ़ी दूर दूर पे हैं और धीरे धीरे यहाँ पे लो प्रेशर बनना शुरू हुआ है, तो धीरे धीरे हवाओं का यहाँ पे आगमन हो रहा है। इसके बाद से जो पूर्व अवस्था होता है तो और थोड़ा सा हवाओं की तीव्रता बढ़ जाएगी और जो समदाब रेखाएं होती है और भी धीरे धीरे गहरी होती जाएगी। अपने पूर्ण विकसित अवस्था में ये प्रौढ़ावस्था में पूरी तरह से विकसित होता है, जबकि पूर्ण विकसित अवस्था में देखिए यहाँ पे जो ये दाब प्रवणता है काफ़ी ज़्यादा हो गया है, जो समदाब रेखाएं होती हैं काफ़ी ज़्यादा घनी हो गई, वहाँ पे घनी हो गई तो दाब प्रवणता काफ़ी ज़्यादा हो गई, इस वजह से हवा काफ़ी तीव्र गति से यहाँ पे हवाएं चलने लगती हैं। ठीक है, और ये धीरे धीरे पूरा चक्राकार स्वरूप में हो जाता है। इसके बाद से धीरे धीरे जब स्थलखंड पर पहुँचता है या महाद्वीपीय भाग पर पहुँचता है तो धीरे धीरे इसका विघटन शुरू हो जाता है, क्योंकि महाद्वीपीय भाग पर जाते जाते वहाँ पे जलवाष्प की भी मात्रा कम हो जाती है, तो धीरे धीरे विघटन हो जाता है और धीरे धीरे सामान्य रूप से स्थिति बन जाती है। ठीक है, तो ये रहा इसका जीवन चक्र, मुश्किल से 4 से 5 दिन का इसका जीवन चक्र होता है। ठीक है, अब देखते हैं इसका मौसमी दशाएं। इसको मौसमी दशाएं क्या क्या होती हैं। ये मौसमी दशाएं हम लोग इसके अलग अलग भाग में अलग अलग ढंग से इसका मौसमी दशा होती हैं। ठीक है, जैसे ये बीच वाला भाग है, इसको क्षैतिज संरचना के रूप में देखेंगे तो ठीक है, ये पूरा यहाँ पर क्षैतिज संरचना दिया गया है। क्षैतिज मतलब कि बीच से काट करके दिखाया गया है कि काट के कैसे माने इसका भाग होता है। ठीक है, यदि हम लोग यहाँ से देखेंगे, हवाई जहाज पर चढ़ के यहाँ से देखेंगे तो ये इस टाइप का दिखाई देगा। ठीक है, तो इसका कई भाग में होते हैं। जो बीच वाला भाग होता है आँख कहा जाता है, जो उसके जस्ट बगल वाला होता है सर्पिलाकार जो पट्टी होती है ये वर्षा पट्टी होती है, काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर वर्षा होता है। उसके बाद से वलयाकार क्षेत्र होता है। उसके बाद से जो बाह्य सर्पिलाकार पट्टी होती है, बाह्य संवहनी पट्टी होती है, वो होती है। ठीक है, तो इसके अलग अलग भागों में अलग अलग मौसमी दशाएं होती हैं। ठीक है, तो इसको आगे हम लोग देख रहे हैं कि ये पूरी तरह से जैसे देख रहे हैं कि ये चक्राकार होगा, ये गोलाकार होगा। ठीक है, यहाँ पे इसे क्रॉस सेक्शनल काट के दिखाया गया है, इस वजह से दिख रहा है। ये 3 डायमेंशनल रहता तो ज़्यादा अच्छा दिखता, लेकिन ये चक्राकार है। यहाँ से ये गोलाकार रूप में है, ये हवाएं होती पूरी तरह से चक्राकार रूप में चलती है। ठीक है, यहाँ ऐसे तो हम लोग देखते हैं कि इसका जैसे आँख होता है, इसका आँख का व्यास होता है 20 से 30 किलोमीटर होता है। ये चक्रवात का आँख कहा जाता है। ठीक है, ये ऊपर से नीचे तक भाग होता है। यहाँ पे हवाओं का अवतलन होता है, हवाएं मतलब धीरे धीरे आके यहाँ पे उतर रही हैं। देखिए उतर, तो जहाँ भी हवाओं का अवतलन होता है, उतरता है, वहाँ पे आसमान साफ होता है, बादल रहित हो जाते हैं, या छिटपुट जो कपासी बादल टाइप के होते हैं जो वर्षा नहीं करेंगे उस टाइप से बादल होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बिल्कुल ये शांत क्षेत्र है, यहाँ पे हवाओं का संचलन नहीं हो पाता है सामान्यतः। तो ये बीच वाला जो आँख वाला भाग है तो शांत यहाँ पर रहता है। ठीक है, मौसम जैसे साफ रहता है। दूसरा होता है आँख की दीवार, जो साइड वाला जो भाग है आँख की दीवार कहा जाता है, दोनों तरफ है आँख की दीवार की, ये चक्राकार गोलाकार रूप में है। ठीक है, तो ये आँख का व्यास, इसका व्यास लगभग 50 से 100-150 किलोमीटर तक होता है इसका व्यास। यहाँ पे क्योंकि हवाओं यहाँ पे आरोहण हो रहा है, ऊपर की तरफ जा रही है, तो जहाँ भी हवाओं का आरोहण होगा वहाँ पे वर्षा ज़्यादा होगा और जो काफ़ी मूसलाधार वर्षा होगा। वहाँ पे जो बादल होगा क्यूमुलोनिम्बस बादल या कपासी वर्षा बादल होगा, तो यहाँ पे कपासी वर्षा बादल होता है और यहाँ पे ज़्यादा वर्षा होता है और मूसलाधार वर्षा होता है। इसे तड़ित झंझावात भी यहाँ पे आती हैं और हवाएं काफ़ी तीव्र गति से चला करती हैं। ठीक है, देखो मूसलाधार वर्षा होता है, वेग यहाँ पे 100 किलोमीटर प्रति किलोमीटर के वेग से हवाएं संचलन होते हैं। इसके पश्चात आता है ये सर्पिलाकार वर्षा पट्टी, तो यहाँ पर भी हवाओं का अवतलन होता है। नहीं, ये सर्पिलाकार पट्टी जिसमें तीव्र झंझावात दिख रहा है, इसका सटा हुआ क्षेत्र ही है। ये चक्रवात की दीवार है, आँख की दीवार, इसके पास है ये सर्पिलाकार वर्षा पट्टी। यहाँ भी वायु का आरोहण हो रहा है दोनों तरफ। ठीक है, तो जहाँ भी वायु का आरोहण होगा, जैसे डिस्कस कर रहे थे कि अभी वहाँ पे बादल का निर्माण होगा, वर्षा काफ़ी ज़्यादा होगा, तो यहाँ पे वर्षा होता है। जैसे हम लोग वर्षा का जो प्रकार देख रहे थे तो उसमें यहाँ पर देखे थे कि जहाँ भी वायु का आरोहण हो रहा है तो वायु ऊपर जाती है, धीरे धीरे शीतल होती है, वहाँ पे संघनन होता है, संघनन से जो बादल का निर्माण होता है उसके पश्चात बारिश होना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो ये वाला
सर्पिलाकार वर्षा पट्टी में इस टाइप का मौसमी दशा होता है। आगे है जो वलयाकार पट्टी, ठीक है। ये जो सर्पिलाकार पट्टी है 200 से 50 किलोमीटर, 20 से 50 किलोमीटर इसका होता है, ठीक है, व्यास 20 से 50 किलोमीटर चारों तरफ के बीच में होता है। यहाँ पे वर्षा तीव्र होती है। अगला है वलयाकार पट्टी। ये वलयाकार पट्टी देखिए, जैसे यहाँ पे देख रहे हैं कि हवा यहाँ से जो उठी हुई थी, यहाँ हवाओं का अवतलन हो रहा है। जहाँ भी जैसे अभी हम कह रहे थे कि हवाओं का अवतलन होता है, वहाँ पे मौसम साफ होता है, वहाँ पे वर्षा नहीं होती है। तो ये वाला क्षेत्र होता है बिल्कुल वर्षा रहित होता है, मौसम लगभग साफ होता है। यहाँ पे कपासी बादल हल्के फुल्के चितराए हुए मिलते हैं, ठीक है। तो इससे यहाँ पे वर्षा सामान्यतः नहीं होता है। इसके पश्चात आता है वायु संवहनी पट्टी। जो वायु संवहनी पट्टी होती है, यहाँ पे भी वायु का आरोहण होता है। तो जहाँ जहाँ भी वायु का आरोहण होगा वहाँ पे वर्षा होगा। तो ये दोनों तरफ है, ठीक है। ये चक्राकार मार्ग में है, जैसे चक्राकार इसका स्वरूप है, ठीक है। तो ये वाला भाग यहीं से जा करके ये पूरी तरह से चक्र के रूप में है, ठीक है। तो यहाँ पे जो वायु संवहनी पट्टी है वहाँ भी गारे बादल होते हैं और यहाँ पे वर्षा भी काफ़ी तीव्र मात्रा में होती है। तो ये रहा जो चक्रवात है, इसके जो विभिन्न जो भाग हैं, इसमें अलग अलग मौसमी दशा, ठीक है। अब आगे हम लोग देखते हैं कि ये इसका वितरण, जो चक्रवात है, चक्रवात का वितरण है कहाँ कहाँ पे होता है। तो सामान्यतः ये चक्रवात जैसे हिंद महासागर क्षेत्र में आते हैं, समय अलग अलग, सबका समय अलग अलग होता है। तो देखते हैं कि किस समय कहाँ पे आते हैं। तो जो उत्तरी अटलांटिक महासागर है, वहाँ पे अगस्त से लेकर सितंबर के बीच में वो चक्रवात का आगमन होता है, ठीक है। जो उत्तरी कैरेबियन सागर है, वहाँ पे जून से लेकर के नवंबर में होता है, ठीक है। उत्तरी कैरेबियन या मैक्सिको की खाड़ी वगैरह भी जो क्षेत्र है, उसमें जून से लेकर नवंबर तक होता है। ये बंगाल की खाड़ी होता है, जो उत्तरी हिंद महासागर का क्षेत्र है होता है, वहाँ पे मई से दिसंबर में होता है। जबकि अरब सागर में मई से अक्टूबर के बीच में वहाँ पे चक्रवातों का आगमन होता है, ठीक है। हिंद महासागर में जैसे जो दक्षिणी हिंद महासागर है, उसमें नवंबर से लेकर के मई तक होता है, ठीक है। और जो फिलीपींस हैं या दक्षिणी चीन सागर हैं, या वहाँ पे मई से लेकर के दिसंबर के बीच में चक्रवातों का आगमन होता है, ठीक है। और कई ये इम्पोर्टेंट है कि कई जगह पे ये जो चक्रवात होता है, चक्रवात ये कई जगह पे अनुपस्थित भी होता है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है। ये कई जगह बार क्वेश्चन आया हुआ है, हम लोग उस पर ध्यान नहीं देते हैं। केवल हम लोग जहाँ जहाँ आता है उस पर ध्यान देते हैं, जहाँ नहीं आता है उसको ध्यान नहीं देते हैं, ठीक है। तो वह क्वेश्चन वहाँ से हम लोग गलत करके चले आते हैं, ठीक है। तो 2-3 जगह यहाँ पर नहीं आते हैं, उसको अच्छे ढंग से याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो एक तो जैसे कि कोरियोलिस फोर्स अनुपस्थिति के कारण से जो मध्यवर्ती क्षेत्र हैं, जो विषुवत रेखा से लेकर जो 5 डिग्री 8 डिग्री अक्षांश है, वहाँ पे अनुपस्थित होता है, ठीक है। तो जैसे दोनों गोलार्धों में 5 डिग्री से 5 डिग्री के बीच में बिल्कुल नहीं आते हैं। उसके अतिरिक्त दक्षिणी अटलांटिक महासागर में भी ये चक्रवात नहीं आते हैं, ठीक है। जो दक्षिणी पूर्वी प्रशांत महासागर का क्षेत्र है, वहाँ भी चक्रवातों का आगमन नहीं होता है या उत्पत्ति वहाँ पे नहीं हो पाती है, ठीक है। तो इसको अच्छे ढंग से याद कीजिएगा, क्योंकि बार बार वहाँ से क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। अब इसका जो नामकरण है, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नाम से जाना जाता है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, सामान्य अध्ययन के लिए विशेष रूप से इम्पॉर्टेंट है। ऑप्शनल के लोग तो खैर याद रखते ही हैं इसको, उसके लिए सामान्य चीज़ है। लेकिन जो सामान्य अध्ययन के लोग हैं, उन लोगों के लिए भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, वो उसको ध्यान में रखेंगे। जैसे इसका नामकरण जो हरिकेन होता है, हरिकेन कहा जाता है जो मैक्सिको खाड़ी है या जो कैरिबियन द्वीप समूह है, वहाँ पे जो इस प्रकार के चक्रवात चला करते हैं, उसको हरिकेन नाम दिया जाता है। जबकि टाइफून है फिलीपींस में या दक्षिणी चीन सागर है, वहाँ पे टाइफून के नाम से जानते हैं, ठीक है। जो बिली है, ये ऑस्ट्रेलिया में इस जो उष्णकटिबंधीय चक्रवात होते हैं उसको बिली नाम से जानते हैं। जबकि टर्नेडो होता है तो यूएसए या पूरे जो उत्तरी अमेरिका है, उसमें टर्नेडो नाम से जानते हैं। ये टर्नेडो चक्रवात जो ग्रेट प्लेन है वहाँ पर चला करती है, और चक्रवात जैसे कि है हिंद महासागर में आता है, ठीक है। तो चक्रवात हिंद महासागर में कहे जाते हैं। लेकिन जो चक्रवात इसका भी नामकरण किया जाता है, जो हिंद महासागर के चारों तरफ के जो देश हैं, उसका एक संगठन है, तो उस संगठन द्वारा भी अल्फ़ाबेटिकल रूप से इसका नाम दिया जाता है, ठीक है। जैसे इंडिया है, पाकिस्तान है, और म्यांमार है, जितने भी मैंने उसके तटीय क्षेत्र के देश हैं, उसका एक संगठन है,
उन्हीं के द्वारा ये नाम अलग अलग दिया जाता है। ठीक है, जैसे सबका अल्फ़ाबेटिकल रूप से होता है, जिन देशों का नाम अल्फ़ाबेटिकल रूप में लिख लिया जाता है और जिसका नाम आता है अल्फ़ाबेटिकल रूप से, तो वो उसका जो चक्रवात का आता है तो उस चक्रवात का नाम देता है। ठीक है, और उसी को सभी देश उसको मानते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार जिसके जो चक्रवात होता है इसका नामकरण किया जाता है। ठीक है, एक चीज़ हम लोग इसमें डिस्कस कर रहे थे कि जो चक्रवात का जो मार्ग होता है पूर्व से पश्चिम होते हैं, तो सामान्यतः ये पूर्व से पश्चिम ही होता है, जो व्यापारिक मार्ग व्यापारिक हवाओं के साथ चलते हैं। लेकिन ये कभी कभी हर स्थान पर इसका जो संचलन होता है अलग अलग होता है। ठीक है, इसको भी ध्यान में रखिएगा कि हर जगह का अलग अलग से याद कर लीजिएगा कि कहाँ पे किस ढंग का संचलन होता है। ठीक है, तो ये रहा चक्रवात और उससे संबंधित विशेषताएं और मौसमी दशाएं। तो उम्मीद करता हूँ कि सब कुछ अच्छे ढंग से समझ में आ गया होगा। यदि कहीं पे कंफ्यूज होगा तो कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, उसको आंसर देने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए यहीं रहने देते हैं, और जो अगला टॉपिक होगा या अगला कल के क्लास में होगा वो शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।